वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट वीडियो अपना है वो पेज नंबर 3 और 4 से रिलेटेड है। सबसे पहले आप एक ये पॉइंट अंडरलाइन कर लें और इसे लिख लें कॉपी में। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। याद रखना बच्चों, अमीबा जो होता है उसका शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है। अपना शेप क्या करता है, वो चेंज कर सकता है। इसी तरह से अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अपने अंदर WBC वाइट ब्लड सेल्स होती है, वो भी इरेगुलर शेप में होती है। तो ये दोनों पॉइंट नोट करें कॉपी में। इसके बाद आपकी बुक में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो इसका आंसर नोट करें। वैसे मैंने आपको ये समझा दिया था इससे पिछले वाले वीडियो में। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने जो भी डिस्कवरी करी उसको अपनी एक बुक में अरेंज किया था। उसमें जो उसकी जो बुक है पब्लिश उसने की थी वो है माइक्रोग्राफिया। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है इसका और फंक्शनल यूनिट भी होती है। इसका आंसर देख लो, इसको नोट कर लें, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है वो बहुत सारी सेल्स से बनी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। ठीक है। और फंक्शनल यूनिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हर सेल अपना एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जिससे अपन ने डिवीजन ऑफ लेबर में भी पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, अब आपका जो है चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अभी तक इंट्रो वाला पार्ट पढ़ रहे थे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसको कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना और लिखते लिखते याद भी करना। देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का, एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन, जिस अपन जिस रूम में बैठे हैं उसकी अगर जो वॉल की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। यहाँ पर हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, सेल वॉल, जो केवल और केवल होता है प्रेजेंट प्लांट सेल में। ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है, इसलिए हमने सेल मेम्ब्रेन ही कंसिडर इसमें पूरा लिखा है, एनिमल और प्लांट सेल को देखते हुए। इसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं सारे के सारे सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ER है, गोल्जी बॉडी से, लाइसोसोम से, ये सब अपन स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे पढ़ेंगे। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है वो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ ये टेबुलर फॉर्म में से इसी तरह से इसको नोट कर लें, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इसको अपन सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके मेन फीचर क्या है, ये सेमी परमेबल होती है या फिर इसको बोल सकते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ऐसा इसको क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न है बिकॉज, आप बिकॉज करके इसको रीज़न लिखना और रीज़न यहाँ से यहाँ तक नोट करना। देखो होता क्या है, जैसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, CO2 है और वाटर है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इनको फ्रीली परमेबल होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ऑक्सीजन, CO2 और वाटर इनके लिए फ्रीली परमेबल होता है, मतलब इनको एंटर ईजीली करने देता है। जो बाहर वॉचमैन बैठा है एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, वो क्या करेगा, इनको ईजिली अंदर आने देगा। लेकिन जैसे बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, लाइक एमिनो एसिड हो गया, शुगर हो गया, तो इनके लिए क्या करता है, रेगुलेटर का काम करता है। मतलब अगर उसकी वो तभी से एंटर करने देगा, उसके लिए मतलब एक लिमिट होती है कि वो सर्टेन अमाउंट ही एंटर होगा, या होगा तो वो परमिशन से एंटर होगा। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसे नोट कर लें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपने फर्स्ट पॉइंट नोट किया कि क्या होता है, सेमी परमेबल या फिर सेलेक्टिवली परमेबल बैरियर होता है या फिर मेम्ब्रेन होती है। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। और थर्ड पॉइंट है, और एक इसका कंपोजिशन क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक लिपिड एंड प्रोटीन। आपको याद रखना ये लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद इसका डायग्राम नोट करें पहले। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है वह आपको इतना याद रखना है कि लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड। और बाई लेयर ऑफ लिपिड, जैसे यहाँ पर जो दे रखा है आपको स्ट्रक्चर, ये जो आपको दे रखे हैं दोनों स्ट्रक्चर में, ये आपके क्या है, लिपिड के मॉलिक्यूल्स से। जैसे आपने सैंडविच खाया होगा तो सैंडविच में ये आसपास जो अपन ब्रेड लगाती है एक तरह से क्या हो गई, लिपिड हो गए, दोनों साइड में लिपिड है और बीच में आलू की जगह यहाँ पर क्या है, प्रोटीन है। ठीक है। ये बड़े बड़े जो आपको दिख रहे हैं ये लिपिड्स है, सॉरी प्रोटीन है, और ये दोनों जो लेयर है वो किसकी है, लिपिड की है। तो इस तरह से ये क्या होता है, बाई लेयर ऑफ
लिपिड कॉल्ड फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, इस तरह से बना होता है। और इसको एक साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन इन द फ्लूइड मॉजिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिंगर और निकोलसन 2 साइंटिस्ट ने इस तरह से इसको एक मॉडल दिया था। इसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेबल है, ये आपको पता ही है। यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का वो 2 तरीके से होता है, एक डिफ्यूजन की फॉर्म में होता है और एक ऑस्मोसिस की फॉर्म में होता है। तो अपन इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है ये देखते हैं अपन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन नोट करें, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड और गैसेस तीनों में होता है, ये ध्यान रखना। और कहाँ से कहाँ होता है, इसकी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ होता है और इसी को बोलते हैं अपन डिफ्यूज़न। देखो जैसे अगर अपन इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं अमीबा का, तो अमीबा के अंदर क्या होता है, जैसे ये रहा एग्जांपल इसका। जैसे अपन ने अमीबा जो है उसने रेस्पिरेशन किया, तो रेस्पिरेशन के लिए भी उसके पास ऑक्सीजन अंदर कम है और बाहर क्या है, ज़्यादा ऑक्सीजन है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर है तो हाई कंसनट्रेशन से किधर की तरफ जाएगा, लो कंसनट्रेशन की तरफ। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से अमीबा के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन यानी रेस्पिरेशन होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर से अंदर की तरफ इंटैक हो जाती है। अब जैसे ये ऑक्सीजन अंदर आएगी तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या बनेगा, ऑक्सीजन यूज़ होगा रेस्पिरेशन में और क्या बन जाएगा, उससे CO2 बन जाएगा। अब CO2 कहाँ पर ज़्यादा हो गई, अंदर वाले एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो गई और बाहर क्या है, कम है। तो हाई कंसनट्रेशन का अंदर है तो अंदर से किधर की तरफ डिफ्यूज़ होगा, बाहर की तरफ। इस तरह से क्या होता है, अमीबा के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस होता है और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल होता है। जो अमीबा वाला एग्जाम्पल अपन ने समझा है उससे आप नोट कर लें, थ्योरी लिख लें। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना जैसे डिफ्यूज़न होता है वो तीनों तरह की फेज में होता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस, लेकिन जो ऑस्मोसिस होगा वो केवल किसका होगा, वाटर का होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी होता है। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। तो आपको पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसलिए क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट, जो प्लांट की रूट्स होती है, अगर अपन पानी देते हैं प्लांट्स को तो वो रूट से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो किस प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस होता है। अब ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। इसी तरह से जो फ्रेश वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन भी किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रख लेना। एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस भी एग्जाम में आते हैं। मुझे फिर चेंज मत करना। डिफरेंट कंपनसेशन नेट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द साइड। एक मिनट बेटा है ना। सॉरी, डाइल्यूट क्या है, कम है। तो बताओ पानी किधर ज़्यादा है, पानी बाहर ज़्यादा है, क्योंकि डाइल्यूट जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा। तो वाटर का मूवमेंट दोनों साइड होता है, अंदर भी होता है बाहर भी होता है। लेकिन पानी जब बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अब 3 एरो अंदर आ रहे हैं और 1 एरो क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली होता क्या है बच्चों, जो नेट फ्लो है
नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। इससे क्या होगा, जो सेल है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटोनिक के अंदर स्वेल करती है। देखो इस तरह से सेल क्या हो जाएगी, स्वेल करेगी, फूल जाएगी। ओके, इसी तरह से जो अपना सेकेंड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब सेम, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन दोनों साइड पे क्या है, सेम है। तो क्या होगा, कोई मोमेंट, जितना मोमेंट अंदर होगा पानी का उतना मोमेंट बाहर भी होगा, तो नेट फ्लो क्या होगा, ज़ीरो। तो सेल ना तो स्वेल करेगी ना ही श्रिंक होगी। यहाँ पे आप अच्छा प्रेजेंट करने के लिए 2 एरो बाहर की साइड बना देंगे और 2 एरो अंदर की साइड बना देंगे। इससे आपको जो भी कॉपी चेक करेगा उसको क्लियर हो जाएगा कि आपको यहाँ पे ये क्लियर है कि यहाँ पर फ्लो जो होता है वाटर का वो दोनों साइड होता है। अब जो थर्ड टाइप का आपका सोल्यूशन है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कैसी कंसंट्रेशन है वाटर की, कम कंसंट्रेशन है, तो नेट फ्लो किधर की तरफ होगा, जब अंदर की तरफ वाटर कम है तो पानी क्या होगा, देखो इधर यहाँ पर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। जैसे फर्स्ट केस में डाइल्यूशन किधर की तरफ ज़्यादा था, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, यहाँ पे डाइल्यूट किधर ज़्यादा है, अंदर वाला इन्वायरमेंट ज़्यादा डाइल्यूट है, तो पानी किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ मूवमेंट ज़्यादा होगा। फर्स्ट वाली केस का जस्ट अपोजिट कैसे, तो ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर एक एरो मैंने अंदर बना रखा है और 3 एरो मैंने बाहर बना रखा है, यानी कि जो सेल है उसके अंदर से वाटर कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। इसे देखो अपन ने इस तरह से बना रखा है, इसको अंदर की तरफ ले रखा है, यानी कि आपको शो कर रखा है कि सेल क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है। ठीक है, देखो अब मैंने एक और चीज़ आपको समझाई है, देखो रेड पेन से। जो फर्स्ट केस है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, एंडोस्मोसिस, क्योंकि सेल क्या होती है, स्वेल होती है। सेकंड केस में साइज विल रिमेन द सेम, यहाँ पे ना कुछ एंडोस्मोसिस होगा ना ही एक्सोस्मोसिस होगा। और थर्ड केस में क्या होगा, एक्सोस्मोसिस, यानी कि सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको ध्यान में रखना है। आप एक याद रख लें ताकि आपको बाकी सब याद रहे। आप ऐसे याद रख लें, हाइपरटोनिक के अंदर एक्सोस्मोसिस होता है। इसके बाद आप ऑस्मोसिस के एक और डेफिनेशन नोट करें। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। बच्चों एक्टिविटी नोट करें, देखो बहुत ही आसान है। एंडोऑस्मोसिस एक्सोस्मोसिस जो हमने पढ़ा है उसको शो करते हुए एक एक्टिविटी शो कर रखी है। आप सभी ने किशमिश खाए होंगे, तो अपन ने रेजिन या किशमिश को जब अपन रात में पानी में गला देते हैं तो वाटर में डालने पर ये क्या होते हैं, फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। मतलब क्या हुआ, बाहर पानी ज़्यादा है तो एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होगा और ये क्या करेंगे, स्वेल करेंगे। अब अगर इन्हीं किशमिश को निकाल के अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दूँगी तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, मतलब क्या है, बाहर की तरफ पानी मैंने कम कर दिया, अंदर पानी ज़्यादा है, तो पानी कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। और यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। अब जो आपने नेक्स्ट एक्टिविटी एक और ले रखी है वो भी इसी पे बेस्ड है। यहाँ पर आपने एग ले रखा है, तो एग के ऊपर एक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। सबसे पहले आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पहले आपको इस दोनों एग को क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट HCl के सॉल्यूशन में डालना पड़ेगा। वो क्या करेगा, इसके ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग हटा देगा और जो सेल है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगी किसके, आउटर एनवायरनमेंट के। अगर हमने डाइल्यूट HCl नहीं लिया तो ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। अब बाकी एक्टिविटी इसी की तरह हैं जो अपन ने पहले पढ़ी थी। अब आपको क्या करना है, एक एग को रखा है वाटर में और दूसरे एग को रखा है कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में। मतलब एक तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस, और सेकंड केस में क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑस्मोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और वो तब होगी जब आप इसके अंदर डाइल्यूट HCl में डालकर इसका कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग को हटा देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।